Hi class 11th, welcome back in this ongoing series of the course संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स को अनकवर करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 3 में हमने पिछले 5 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक्स और उनके कुछ आइडेंटिटीज़ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके डेरिवेशंस को देख लिया था। आज हमें उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और उनके दो तरीके के सॉल्यूशंस। जो दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, तो उन्हें हमें आज समझना है और कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं। लेट अस सी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। आपको पता है कि 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस को इन्वॉल्व करके कोई भी अगर इक्वेशन तैयार किया जाएगा तो उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बहुत ही वियर्ड सा इक्वेशन लिया, जैसे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा और हमें इसको सॉल्व करके फिर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ सिंपल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और उसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करनी होगी कि कौन कौन से x की वैल्यूज़ इस तरीके के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे पूछा साइन x इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल बता सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। आपको पता है कि साइन 0 कब कब होता है, तो जैसे अगर मैं सीधे यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर में लिख सकता हूँ 0, क्योंकि 0 रेडियन पे भी 0 होगा, पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा एंड सो ऑन। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सभी नंबर्स पे 0 हो रहा है और ये x जो होगा ये सभी नंबर्स को सॉल्यूशन मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो आप इसको जनरली लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और उसमें x की सभी वैल्यूज़ सॉल्यूशन में आ सकती हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है? जनरल सॉल्यूशन का। लेकिन सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये मान लीजिए फर्स्ट इसका पार्ट था। अब अगर मान लीजिए कि मैंने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे दिया, एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन 0 से 2 पाई का, यानी कि एक पूरे साइकिल का 0 से 2 पाई, तो उस केस में जब कंडीशन के आधार पे इसके सॉल्यूशन निकाले जाएंगे तो आप देख सकते हो कि 0 सेटिस्फाई करेगा एंड देन पाई सेटिस्फाई करेगा। तो इन दो सॉल्यूशन को कहा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन्हें कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो हम उसका सॉल्यूशन लिखते हैं क्या? x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। दूसरा कंडीशन है अगर cos x 0 हो तो हम लिख सकते हैं उसको x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपको पता है, ये मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना सिखाया था तो उस केस में इस चीज़ को भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं उसको। क्योंकि साइन 0 होगा किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई पे, कॉस 0 होगा किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। इसी तरीके से अगर tan x 0 हो जाए तो x की वैल्यू हो सकती है फिर से n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जब इनमें से कोई भी 0 होगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या होंगी जनरली। तो ये जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होगा तो केवल हमें उन नंबर्स को काउंट कर लेना होगा, उन सॉल्यूशंस को काउंट करना होगा जो 0 से 2 पाई के अंदर लाई करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको राइट हैंड साइड 0 ही मिले। सपोज कीजिए कि हमें साइन x इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जाए,
तो अब आपको पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ कब होता है, आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि एक्स की वैल्यू जब π/6 यानी कि 30 डिग्री रखेंगे तब होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो एक्स की वैल्यू π/6 यानी कि इस जगह पे तो होगा ही, इसके आगे भी ये 2π के बाद भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम x की वैल्यू π/6 तो रखेंगे, लेकिन यहाँ जैसे हमने पाई का मल्टीपल और π/2 का मल्टीपल देख लिया था, यहाँ π/6 का मल्टीपल हम नहीं लिख सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने अंतराल के बाद फिर से उसी हाइट को गेन कर रहा है साइन, ताकि वो हाफ बन सके। तो एक तो हो गया π/6। तो इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होगा वो सिंपल है, आप क्वाड्रेंट के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो ऑब्वियसली। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपको ये देखना है कि रेफरेंस एंगल तो इसका π/6 ही होगा, लेकिन अगर ये फिर से हाफ बनना चाहता होगा तो हमें वो क्वाड्रेंट ढूंढना होगा जहाँ पे साइन फिर से पॉजिटिव आ जाए। तो साइन पॉजिटिव दोबारा कहाँ होता है भाई? इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको बताया गया है वो π-θ' यानी कि जो रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या हो गया π/6, सो दैट इज़ पाई माइनस π/6, और इससे दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी π/6 एंड 5π/6, और ये दोनों कहलाएंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे ढूंढा है x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में। तो अगर x की वैल्यू हम 0 से 2π के बीच में ऐसा ढूंढ पाते हैं तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन काउंट होगा। अब एक चीज़ और, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी निकाले जाएंगे तो उनकी संख्या 2 होगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 2π के बीच में 2 बार पॉजिटिव होता है और 2 बार नेगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन किसी वैल्यू के बराबर है तो वो वैल्यू हो सकता है कि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो x के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो मिलेंगी वो 2 मिलेंगी, जो कि साइन इस केस में अगर देखा जाए तो 2 बार पॉजिटिव हो रहा था। सिमिलरली कोई भी रेशियो 2 बार पॉजिटिव वैल्यू देगा और 2 बार नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन की संख्या 2 ही होंगी। अब यार इसको एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने फिर से इसको लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने हाफ को रिप्लेस कर दिया साइन π/6 से, जिससे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अब हम सीधे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि साइन एक्स कट गया, हम सीधे एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड से। तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी π/6। लेकिन आप यहाँ पे फिर से इस चीज़ को लिख सकते हो, अगेन वी कैन सी दैट कि अगर हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 है तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा साइन एक्स ठीक है साइन π/6 के बराबर हो सकता है, लेकिन साइन π/6 खुद किसके बराबर हो सकता है? वो हम पाई माइनस π/6 के बराबर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ पे जो चिन्ह है इसका यानी कि साइन वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और फिर से ये इक्वेशन इसकी इक्विवेलेंट ही है, जिससे फिर से अब एंगल कंपेयर किया जाएगा यहाँ से, तो यू विल गेट अनदर एंगल जहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ x मिलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5π/6। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए, और ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन काउंट होंगे। सो वी हैव प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया π/6 एंड 5π/6। लेकिन आप ये बताइए कि अगर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो हम इस टेक्निक से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में वो अब कितनी बार उस क्वाड्रेंट में जाएगा जहाँ पे वो साइन एक्स हाफ अटेन कर पाएगा, ये जनरलाइज करना पड़ेगा हमें। इस वजह से एक
प्रोसेस होना चाहिए, एक टेक्निक होना चाहिए जिससे हम उसको फाइंड आउट कर सकें। तो कुछ फार्मूलाज हैं जिसके आधार पे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो फार्मूलाज हैं जनरल सोल्यूशन के लिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जनरल सोल्यूशन के लिए अगर हमारे पास अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा मिल जाए तो आपको लिखना चाहिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा। एंड अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा मिलता हो तो आपको डायरेक्टली लिख देना चाहिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। एंड फाइनली अगर हमें tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा मिलता हो तो हमें लिख देना चाहिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये जनरल सोल्यूशन है अगर sin x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा एंड tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का इक्वेशन हमें मिलता हो। तो मैं इसमें से एक डेरिवेशन आपको बताता हूँ कि sin x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ये कैसे हो सकता है। तो देखते हैं। So let me just write how sin x is equal to sin alpha implies x is equal to n pi plus minus to the power n alpha, जहाँ n की वैल्यू इंटीजर है। तो इसको डिराइव करना इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिशियन के चैनल पे हो सो ऑफ कोर्स हम लोग प्रूफ पे बिलीव करते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर sin x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, sin x माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये sin c माइनस साइन d का पैटर्न दिख रहा है, तो हम वहाँ पे वही अप्लाई कर देंगे, sin c माइनस साइन d। और sin c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब ये 2 तो बेचारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब आप यहाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा ही करते हैं जहाँ हम हर एक क्वेश्चन में फैक्टर्स लाने का प्रयास करते हैं और वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें जनरल सोल्यूशन ये पता है कि sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 और tan x इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ करके x की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा 0 से, तो आपको लिखना होगा क्या, cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आपको ये पता है कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 है देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये पूरा x की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। तो मैं वही तो लिख रहा हूँ कि ये पूरा एंगल ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, और साथ ही साथ n जो होगा यहाँ पे इंटीजर होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा के फॉर्म में, सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर एंड गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे पहले, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। गुड। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट लेंगे, साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, फिर से इफ़ साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन x 0 होता है कब, जब x की वैल्यू n पाई हो, यानी कि ये एंगल पूरा क्या होना चाहिए, पाई का मल्टीपल। दैट मीन्स वी कैन राइट x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, एंड यू विल गेट इमीडिएटली x की वैल्यू 2n पाई
प्लस अल्फ़ा नाउ, और यहाँ भी साथ में n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा ही। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ देखना शुरू कीजिए, बिकॉज हमें उसका जनरल फॉर्म लाना है। और जनरल फॉर्म यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा। तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके, किन दोनों को, इसे और इसे कंबाइन करके एक साथ वो लिख सकते हैं? आप सोचिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि मैं यहाँ पे ऑड हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑड पाई में से अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कीजिए, और यहाँ क्या ये इवन है, तो आप क्या कह रहे हो, इवन पाई में अल्फ़ा ऐड कीजिए। तो एक ही अल्फ़ा है जो ऑड पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, और वही अल्फ़ा इवन पाई में ऐड हो जा रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर एक साथ कंबाइन करके लिखना पड़े, सो हाउ डू वी राइट इट? हम लिख सकते हैं कैसे, x इज इक्वल टू कोई भी पाई का मल्टीपल, ऑड पाई चाहे इवन पाई, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं n पाई। अब n की जगह ऑड होगा तो अपने आप ये ऑड पाई बन जाएगा, n की जगह इवन होगा तो अपने आप ये इवन पाई बन जाएगा। लेकिन अगर हमें ऑड पाई रखना है तो अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ -1 का पावर n दे देंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो अपने आप ये माइनस का साइन आ जाएगा और अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो इवन के साथ ये साइन दे देगा प्लस का और अल्फ़ा ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक साथ कंबाइन करके क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा, और n की वैल्यू अब यहाँ जनरली इंटीजर को डिनोट करती है। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको मोटिवेट इतना करूँगा कि आप इन दोनों को भी डिराइव कर लीजिए अगर आप एक अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर हियर, और आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो इन दोनों का डेरिवेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस पे, इनके जनरल सॉल्यूशंस के आधार पे। तो हमने दो तरीके के सॉल्यूशंस को देख लिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। आपको बता दूं कि जनरल सॉल्यूशन में ये 1 2 3 ये 3 ये इधर हैं और ये 3 इधर हैं। इन 6 फार्मूलाज को आपको अपने मेमोरी में बिल्कुल अच्छे तरीके से कमिट कर लेना है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस हल कर पाओगे। लेट अस जंप इनटू एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है हमें। हमारे पास पहले दे रखा है sec x इज इक्वल टू 2। तो sec 2 कब कब होता है, जहाँ cos हाफ हो जाए। तो आप चाहो तो इसको cos के फॉर्म में लिख सकते हो, cos इज इक्वल टू हाफ। और आपको पता है आप cos इज इक्वल टू हाफ लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा cos x इज इक्वल टू cos π/3, जिसमें एक बार हम कंपेयर कर लेंगे इसको π/3 से, एंड यू नो दैट हमें लिखना पड़ेगा अगेन cos x इज इक्वल टू हाफ, और cos x इज इक्वल टू अगेन हम लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/3। अब यहाँ 2π माइनस π/3 क्यों लिखा मैंने, आपको पता है कि cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को तो हम ले नहीं सकते, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या मिला है भाई, π/3। तो हमें उस प्रिंसिपल सॉल्यूशन को भी ढूंढना पड़ेगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि 2π माइनस π/3। इस x की वैल्यू मिल जाएगी 5π/3। तो ये जो दो सॉल्यूशंस मिले आपको, ये हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये और ये। अब बढ़ते हैं आगे इसके बी पार्ट पे। तो ये 1 का बी पार्ट है tan x इज इक्वल टू -√3। अब माइनस का साइन आ गया, कैसे करेंगे इसको, देखिए आप क्या कीजिए, पहले इस √3 के लिए tan कौन सी एंगल को प्रोवाइड करेगा, मतलब tan किस एंगल पे √3 देगा, आपको पता है π/3 पे। तो आप माइनस को रहने दीजिए और यहाँ लिख दीजिए tan π/3। अब आप क्या कीजिएगा,
कि एक क्वाड्रेंट देखिए कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो आपने पता लगाया तो पता चला कि tan नेगेटिव होगा यहाँ पे और एक बार होगा यहाँ पे। तो आपको ये पता है कि इसमें क्या होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल थीटा प्राइम, और इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल थीटा प्राइम। इसमें क्या होता है भाई, पाई प्लस थीटा प्राइम, और इसमें थीटा प्राइम सीधे हो जाता है। आपको ये अगर ध्यान नहीं है तो पीछे वाली वीडियोस को आप जाके देखिए जहाँ पे मैंने रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पे थीटा प्राइम आप क्या मिल रहा है, थीटा प्राइम यही तो है π/3। तो अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आप इसको कैसे लिख दोगे, tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/3। जैसे ही हमने पाई माइनस π/3 लिखा ना, ये माइनस का साइन कॉम्पेंसेट हो गया, मतलब इसमें आ गया ये। तो माइनस का साइन जैसे ही हट गया, हम सीधे अब एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। x को कंपेयर करेंगे किससे, पाई माइनस π/3 से, और पाई माइनस π/3 तो हो जाएगा 2π/3। तो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें मिल गया 2π/3। दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पे अगेन, और यहाँ हो जाएगा क्या, tan x इज इक्वल टू tan माइनस का साइन एंड देन π/3। फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब हमें जाना है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan x को लिखिएगा तो नेगेटिव भी आएगा, इसलिए हम लिखेंगे क्या, tan 2 पाई माइनस π/3, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 5π/3, और ये आपका आंसर हो गया। ये दो सॉल्यूशंस आपके मिल गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। गुड। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, cos x इज इक्वल टू 1/√2। सो cos x इज इक्वल टू 1/√2, और हमें सोल्यूशन निकालना है -π से 2π के बीच में। तो इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको नहीं निकालना है, लेकिन हमें वो सोल्यूशंस निकालने हैं जो -π से π के बीच में है, 2π के बीच में है। तो आपको पहले निकालना होगा फिर से रेफरेंस एंगल। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos π/4। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सीधे एक बार तो कंपेयर कर लेंगे हम, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/4। अब आप ऐसे देखिए कि जो cos x होता है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में। और चूंकि ये बोल रहा है नेगेटिव पाई से लाना है, तो आपको एक बार यहाँ पे उल्टा भी भागना पड़ेगा यहाँ तक। तो अगर ऐसे भी भागोगे तो आपको यही वाला मिलेगा। तो उसको मैं ग्राफ से ही बता देता हूँ अभी। तो x की वैल्यू π/4 मिल जाएगी, और एक बार जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे इस डायरेक्शन से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई माइनस π/4, दैट मीन्स 7π/4। और एक बार अगर आप 0 से पीछे जाओगे नेगेटिव पाई की तरफ, तो वहाँ पे मिल जाएगा x का वैल्यू नेगेटिव π/4। आप इसको ऐसे भी अपने आप को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अलाउड है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos x इज इक्वल टू cos नेगेटिव ऑफ π/4। ऐसा क्यों, बिकॉज हमें पता है कि cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि cos थीटा की जगह पे हम cos माइनस थीटा भी लिखेंगे तब भी काम करेगा, और वो एंगल -π/4 -π से 2π के बीच में ही लाई करता है। तो इस वजह से इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। ग्राफिकली अगर आप इस चीज़ को देखना चाहोगे, सो यू विल गेट दैट थिंग कि cos x का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, -π से 2π के बीच में। दिस इज योर π/2, this is negative π/2, and this is negative π, और ये तो है आपका 3π/2, and this is 2π, और ये है π। अब cos x इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 कोई भी लाइन होगा तो वो 1 से नीचे ही होगा। तो मान लेते हैं वो लाइन यहाँ पे है, cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो आप देख पा रहे हो कि एक एंगल यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये वाला एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है,
और एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो कि ये लेंथ जो होगा वो π/4 होगा, इतना तो क्लियर था। तो इसके जस्ट सिमेट्रिकल पोर्शन में ये लेंथ कितना होगा, ये भी π/4 होगा, बट एंगल जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करके मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव π/4 उसका सोल्यूशन होगा एक π/4। और अगर आप इसको निकालना चाहते हो ग्राफिकली, सो यू विल गेट दैट थिंग कि जो इतना लेंथ होना चाहिए, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, वो लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। तो आप सीधे 2π में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 2π माइनस π/4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7π/4। तो ग्राफिकली भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलेगा। अब आते हैं सेकंड के बी पार्ट पे। इसने पूछा है sin x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू -1 180 डिग्री से 180 डिग्री तक है। सो sin x की वैल्यू है, सो यहाँ पे आप फिर से आप क्या करोगे, sin x और यहाँ लिख सकते हो sin π/2। आपको पता है कि अगर मैं sin x इज इक्वल टू sin -π/2 लिखूँ तब भी ये sin x इज इक्वल टू माइनस sin π/2 के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि sin ऑफ माइनस थीटा इज नेगेटिव sin थीटा। इससे x की वैल्यू तो पहले मिल जाएगी -π/2। अब आपको साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव मिलता है, 3π/2 पे, तो x की वैल्यू फिर से मिल जाएगी 3π/2। लेकिन आप ध्यान दो कि हमें जो ये इंटरवल दे रखा है उसमें 3π/2 फिट नहीं बैठेगा। ये तो कितना है, 270 है। आप इसको ग्राफिकली समझ के देखिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। 0 से π मैंने इधर ड्रॉ किया एंड नेगेटिव π से 0 इधर ड्रॉ किया। ये है नेगेटिव π और ये है π, यानी कि नेगेटिव 180 से 80। तो केवल आप देख पा रहे हो कि केवल एक ही जगह ये -1 को अटेंड कर रहा है। वो कौन सा एंगल है, -π/2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केवल होगा x इज इक्वल टू -π/2 एंड दैट्स आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर x इज इक्वल टू -π से 3π सच दैट tan x इज इक्वल टू 2.5। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए ना आपसे, तो हमेशा ग्राफिकली सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप tan x इक्वल टू 2.5 तो पहले तो ये नोन रेशियो नहीं है, मतलब x की कौन सी है वैल्यू होगी जिसके लिए tan 2.5 दे दें, ये तो क्लियर नहीं पता। तो इस वजह से इसको ग्राफिकली करना ही संभव है। तो आप क्या कीजिए, tan x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, -π से 3π तक। आपको पता है कि tan के पास एसिम्पटोट्स होते हैं ढेर सारे, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। So you will get that. Let me draw the graph first. तो ये देखिए -π से 3π तक ये जो ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ ऐसा मिलेगा। और इसमें अगर 2.5 का हाइट आप कोई भी लोगे तो 2.5 आप कहीं भी देख सकते हो, क्योंकि वो इन्फिनिट तक गया है ऊपर। तो आप देख सकते हो कि कितने सोल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि इसके 5 सॉल्यूशंस होंगे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज 3F2 पे। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट ए, दैट इज cos x इज इक्वल टू cos 2x। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस 2x को लाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे हमें मिलेगा cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलता हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड हमेशा आपको 0 रखना चाहिए। इसलिए जितने भी टर्म्स होंगे आपको वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो उनमें सारे फंक्शंस एक ही रेशियो वाले हों। अगर नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी उसमें, ताकि वो सिंप्लीफाई होकर फैक्टर के फॉर्म में आ सके। तो यहाँ देखिए cos c माइनस cos d का आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 3x/2 एंड कोसाइन नॉट कोसाइन इट इज अगेन साइन एंड sin c माइनस d बाई 2 दैट इज
नेगेटिव एक्स बाई टू। ओके, सो नाउ यू विल गेट दैट नेगेटिव, ये जो साइन है साइन के अंदर वो इसके साथ मिलके पॉजिटिव बन जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे केवल 2 फैक्टर्स मिलेंगे हमें, साइन 3x बाई टू एंड साइन x बाई टू। अब बारी बारी से इन दोनों को 0 से इक्वेट कीजिए। सो व्हेन वी इक्वेट साइन 3x बाई टू टू 0, वी विल गेट 3x बाई टू इज इक्वल टू n पाई, जिससे कि x की वैल्यू मिल जाएगी 2n पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो ऐसा मिल गया। एंड सिमिलरली दूसरा पार्ट, अगर हम साइन x बाई टू को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x बाई टू इज इक्वल टू n पाई एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 2n पाई। तो ये 2 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और यहाँ भी n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो हमने इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका, साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों में लगाते हैं साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई टू दैट इज 5x बाई टू एंड कॉस c माइनस d बाई टू दैट इज कॉस 2x बाई 3x दैट इज नेगेटिव x बाई टू, यानी कि सीधे लिख सकता हूँ मैं कॉस x बाई टू। इसमें अप्लाई कर दीजिए साइन 2a का फार्मूला ताकि वो 5x बाई टू दिख जाए हमें। तो हो जाएगा 2 साइन 5x बाई टू एंड देन कोसाइन 5x बाई टू, जिससे हमें इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा 2 साइन 5x बाई टू एंड देन यहाँ ब्रैकेट में बचेगा क्या, कॉस x बाई टू एंड देन कॉस 5x बाई टू। अब आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, 2 तो बाहर चला जाएगा कैंसिल होके। इसमें अप्लाई कर सकते हो कॉस c प्लस कॉस d। तो कॉस c प्लस कॉस d में क्या हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस d बाई टू दैट इज x बाई टू प्लस 5x बाई टू, 6x बाई टू दैट इज 3x एंड देन बाई टू दैट इज 3x बाई टू एंड कॉस c माइनस d बाई टू। तो हो जाएगा क्या, x बाई टू माइनस 5x बाई टू नेगेटिव 4x बाई टू दैट इज नेगेटिव 2x एंड बाई टू दैट इज x। सो दैट विल बी cos ऑफ x। 2 फिर से हट जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्या, केवल साइन 5x बाई टू 0 से कंपेयर कर देंगे, देन cos 3x बाई टू 0 से कंपेयर कर देंगे एंड देन फिर से cos x को 0 से कंपेयर कर देंगे, जिससे यहाँ से मिल जाएगा 5x बाई टू इज इक्वल टू n पाई, जहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई बाई 5, जहाँ n की वैल्यू इंटीजर है। यहाँ से 3x बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई टू, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 3, और यहाँ से तो आपको पता है x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये 3 सॉल्यूशंस इसके जनरल सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, वो देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। आप यहाँ लिखिएगा क्या, मैंने भी बोला था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले एक ही यूनिफॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना होगा। तो cos स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं sin स्क्वायर x में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ है 3 sin x 0, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई और ये अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x देन नॉट प्लस माइनस 3 साइन x, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इसको, तो एंड देन प्लस नॉट प्लस अगेन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए कि इसको फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि अभी साइन x का क्वाड्रेटिक मिल गया है। तो फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x
और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, हमें चाहिए प्रोडक्ट -4 और सम या डिफरेंस -3। तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन x, सॉरी पॉजिटिव साइन x एंड -4 साइन x। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम साइन x, जिससे मिल जाएगा 2 साइन x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2 यानी कि -2, तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस 1 अगेन, एंड वी विल हैव 2 साइन x प्लस 1 टाइम्स साइन x माइनस 2 एज 2 डिफरेंट फैक्टर्स। इन दोनों को अब आप 0 से कंपेयर कीजिए बारी बारी से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ व्हेन 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे साइन x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो आपको करना क्या होगा, चूँकि हमें निकालना है जनरल सोल्यूशन, तो आप देखो कि नेगेटिव जो होगा वो साइन 2 जगह नेगेटिव होगा, एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर इसको हम साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लाएंगे तभी तो हम उसका जनरल सोल्यूशन लिख पाएंगे। तो ध्यान रहे अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। तो आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट चॉइस होगा उसी को लेंगे कि वो स्मॉलेस्ट है दोनों में, क्योंकि वो पहली बार नेगेटिव इसी क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो ये इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ साइन π/6, जिससे हम इस माइनस साइन को हटाना चाहते हैं। तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस π/6 दैट इज 7 π/6। और यहाँ से अब आपको सीधे पैटर्न दिख रहा है साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का, और दैट मीन्स यू विल गेट x इज इक्वल टू n पाई प्लस n-1 टू द पावर n 7 π/6। और अगर मैं इस फैक्टर साइन x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करूँगा तो इस केस में फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन x 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि केवल एक ही फैक्टर 2 साइन x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करके जो सॉल्यूशन मिलेगा यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि आप देख पा रहे हैं कि इस x और 4x का सम होगा 5x, और यहाँ 2x और 3x का सम 5x होगा। तो इन दोनों को एक साथ मतलब एक साथ कर लेंगे, cos x और cos 4x को, एंड cos 2x एंड cos 3x को एक साथ कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि cos x प्लस cos 4x में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 दैट इज 5x/2 इंटू cos c माइनस d/2 यानी कि x माइनस 4x नेगेटिव 3x/2। cos के साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधे लिख देता हूँ मैं cos 3x/2। और यहाँ इन दोनों का फिर से काम करेंगे तो हो जाएगा 2 cos, फिर से हो जाएगा 5x/2 एंड देन cos 2x माइनस 3x माइनस x यानी कि ये जाएगा सीधे x/2। आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 cos 5x/2, और यहाँ बच जाएगा क्या cos 3x/2 प्लस cos x/2। इसको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको पता है कि cos खाली अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली बिना इसको नेगेटिव के साइन पे ध्यान दिए हुए लिख सकते हो। यहाँ हो जाएगा cos c प्लस cos d यानी कि हो जाएगा फिर से 2 cos और c प्लस d/2 3x/2 एंड 4x/2 4x/2 यानी कि 2x एंड देन by 2 दैट इज x, 3x माइनस x 2x/2 दैट इज x/2। आपको पता लग रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हम तीनों को बारी बारी से 0 से कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए जब इसको 0 से कंपेयर किया जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, इसको और इसको, जब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो मिलेगा क्या 5x/2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। फाइव x/2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। और जब इसको 0 से कंपेयर किया जाएगा तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2।
और जब इसको 0 से कंपेयर कीजिएगा तो x/2 इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। अब π/2 के मल्टीपल्स को आपको लाना है, लेकिन x की वैल्यू आपको ध्यान देनी है कि ऐसी होनी चाहिए जो 0 से 2π के बीच में लाई करती हो। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा 2n + 1 π/5। अब यहाँ n की वैल्यू को बारी बारी से रखते जाना है और देखते जाना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू 0 से 2π के बीच में ही फॉल कर रही है। n की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी π/5। n की वैल्यू 1 रखूँगा तो हो जाएगा 3π/5। 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा कितना पाई, एंड देन 3 रखूँगा 7π/5। देन अगर मैं ये 0 पे आया है, ये 1, ये 2, ये 3, देन 4 रखूँगा 9π/5। 9π/5 अभी भी 2π से कम है, और अगर मैं 5 रखूँगा तो अब ये चला जाएगा एक्सीड होके 2π से ऊपर, यानी कि 5 दूनी 10 11 π/5, यानी कि वो 2π से अधिक आ जाएगा। तो यहाँ से मिला हमें 5। अब इसके लिए हम देखते हैं n की वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू मिलेगा कितना, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से π/2। फिर अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 3π/2, और n की वैल्यू मैं अगर 2 रखता हूँ तो ये एक्सीड हो जाएगा। यहाँ से पहले ये तो हो जाएगा x = 2n + 1 π, और जब अगर x की वैल्यू आप n की वैल्यू 0 रखिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी पाई, और अगर आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे सो यू विल गेट 3π। तो आप इससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते। पाई चूँकि पहले ही आ चुका है तो यहाँ से मिल गया 5 और यहाँ से मिल गया 2, और इसके सॉल्यूशंस की संख्या कितनी हो जाएगी 7। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है कि थीटा बिलोंग्स टू -2π से 2π, तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनका सम क्या होगा। थीटा चूँकि इस सेट का एलिमेंट है तो जो थीटा की वैल्यूज़ होंगे उन सभी थीटाज का सम क्या होगा। तो चूँकि ये क्वेश्चन में थीटा की जगह पे x रखने पे प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे चूँकि सोल्यूशन आ चुका है तो सोल्यूशन में क्या मिला है nπ + -1 to the power n 7π/6। तो अब हमें निकाल लेना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ -2π से 2π के बीच में लाई करती हैं। तो आप यहाँ से भी देखोगे तो sin x = -½ था, तो sin x = -½ यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ तो मिल रहा था 7π/6 और यहाँ मिलेगा कितना 2π - π/6, दैट इज़ 11π/6। अब ये तो हो गया 0 से 2π के बीच में। ये जो दो नंबर्स मिले हमें वो मिल गए 0 से 2π के बीच में, 7π/6 एंड 11π/6। ये तो हो गया 0 से 2π के बीच में। अब हमें देखना है कि -2π से 0 के बीच में साइन कहाँ नेगेटिव होगा। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखोगे सो यू विल गेट द आइडिया। इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से 2π के बीच में इधर की तरफ होगा पॉजिटिव, और -2π से 0 इधर होगा। तो चूँकि नेगेटिव हमें लेना है ½ तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला और ये वाला। हमने ये दो पहले फाइंड कर लिया। तो एक बार तो sin x -½ देगा -π/6 पे, और एक बार कितना देगा इस लेंथ पे, कितना होगा ये पाई -π/6, और ये नेगेटिव में है यानी कि हो जाएगा -5π/6। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 11 और 7 18, और 18 में से 6 गया 12, और फिर उसको 6 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 2π, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B, एंड दैट्स द आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। सो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। अगले क्लास में हम पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस पर समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और
एक्सरसाइज के ऊपर यानी कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर वही एक लेक्चर होगा जो नेक्स्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसके जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पे गिवन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल भी जेईई मेंस के लिए उपयोगी है और उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू हैव टू स्टडी हार्ड टू learn math and take care. Thanks.